हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूं। अ लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट शायद से सभी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया है। ठीक है, एंड इट उड़ गया सा, आई लिटरली मीन उड़ गया, पता नहीं कहाँ गया वो अकाउंट। आई डोंट वांट टू थ्रो एक्यूजेशन एंड आई डोंट वांट टू से समथिंग व्हिच आई डोंट नो अबाउट, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेन अकाउंट और जो मैंने सेकंड अकाउंट बनाया था वो भी अब वापस नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने मेरे नाम से अकाउंट बनाए हैं जिससे कि वो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फैंस को स्कैम कर रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस यू सी एन अकाउंट जो कि मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे हो, या फिर जो मेरे डिस्क्रिप्शन में हो, या फिर मैंने अगर उसे पिन करा हो, या फिर मैंने अगर उस अकाउंट का यूज़र नेम कहीं पर बता रखा हो, प्लीज़ डोंट फॉलो दोज इंस्टाग्राम अकाउंट एंड स्पेशली डोंट गेट इन टू दी स्कैम्स अनटिल एंड अनलेस कोई सा भी मेरा सोशल मीडिया कम्स फ्रॉम मी, मेरे मुंह से तुमने बोलते हुए सुना होगा, या फिर वो मेरे यूट्यूब में कहीं होगा, या फिर किसी भी और अकाउंट में होगा। डू नॉट फॉलो दोज अकाउंट्स प्लीज। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट स्कैम्ड एंड आई स्पेशली डोंट वॉन्ट पीपल टू यूज माई फैंस। दैट इज ऑल आई एम गोना से टू दैट थिंग एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, मेरा इस साल का पहला गाना वो भी कोलैब में अब आ चुका है, और ये कोलैब मैंने करा है डेवोनियन और इवान के साथ, जो कि एक रैपर है। दिस इज माय फर्स्ट रैप सॉन्ग, नॉट रियली रैप सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, दिस इज मेलोडिक ओनली। लाइक अभी भी ये मेरा ही गाना है, यू नो, इट्स सैड बट स्टिल ये इस साल का मेरा पहला गाना है। सो गो लिसन टू इट। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ माय सॉन्ग यादें। ये तुम तेरे ये रातें मुझे बस याद दिलाते हैं कि क्या हूँ मैं या क्या ना हूँ। अल्फाज भी रोके हंसाते हैं, क्यों घर का पता नहीं, दीवारें मकाम दिखाते हैं। ये तुम तेरे ये रातें मुझे बस याद, ये तुम तेरे Dreams. Today we're talking about dreams. And dreams are basically those stories जो हमारा दिमाग हमें सोते हुए स्टोर करता है। हम सभी लोग ऑलमोस्ट हर एक दिन सपने देखते हैं, पर फिर भी हमें वो सपने अगले दिन याद नहीं रहते। All of our dreams are very vivid, they feel so real, पर फिर भी हमें वो याद नहीं रहते। ज़्यादातर सपने देखने पे तुम लोग खुश भी हो जाते होंगे, बिकॉज इट्स मोस्टली अबाउट योर क्रश या फिर जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो इतने डरावने होते हैं कि तुम उन्हें कभी भी नहीं भूल पाते हो। एंड हम सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में करीब एक ना एक बार ऐसा सपना देखा ही होगा जहाँ पे हम लोग उस सपने के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप फील करते हैं। तो इस सपना देखते हुए हमें पता होता है कि हम अपनी बॉडी में, हम एक सपने में हैं, फिर भी हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कितनी भी कोशिश हम क्यों ना कर ले, हम अपनी नींद से नहीं उठ पाते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड लूसिड ड्रीम्स। यू कैन कंट्रोल लूसिड ड्रीम्स ऑल्सो, बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टर्म। अभी हम स्टोरी की बात करते हैं पहले। लेकिन हम ऐसे सपने देखते ही क्यों हैं जो हमें डराएं? हम ऐसे सपने देखते ही क्यों हैं जिनमें हमें चोट पहुंचे? और आखिर ऐसे सपनों का मतलब क्या होता है? वी आर अ हैप्पी फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। मेरी फैमिली में मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं थे। 7-8 साल तक आई वॉज द ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली, और इसीलिए मुझे सभी लोगों से खूब सारा प्यार मिलता था। मैं बचपन से ही एक क्यूरियस और एडवेंचरस चाइल्ड थी। मुझे अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लोर करने में बहुत शौक था। स्पेशली जो चीज़ें किसी को भी बिजार लग सकती थी, आई यूज्ड टू फाइंड देम फैसिनेटिंग। मुझे ब्लड या कोई ग्रूसम साइटिंग से भी ज़्यादा डर नहीं लगता था, और शायद यही वजह थी कि मुझे अक्सर रात को सपने भी खून और मौत से रिलेटेड आते थे। मेरी दादी मुझे अपने फ्री टाइम में अक्सर स्टोरी सुनाया करती थी, और उन्हें भी मेरे इस वियर्डेस्ट इंटरेस्ट के बारे में पता था। इसीलिए मैं उनसे जिद करके ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनती थी। मैं पूरे दिन तो अपने दादा दादी के साथ रहती थी, लेकिन रात में मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही सोना होता था।
लेकिन मेरे भाई के पैदा होने के बाद मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी और अब मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोना होता था। मैं इस बात को लेकर थोड़ी नाखुश तो थी, लेकिन उसी के साथ साथ आई वॉज एक्साइटेड एज वेल। सैड इसलिए कि अब मेरे पेरेंट्स के साथ मैं नहीं सो पाऊंगी, और एक्साइटेड क्योंकि मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। अब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे अपने पेरेंट्स से अलग सोना था। डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके थे। मैंने अपने पेरेंट्स को गुड नाइट विश किया और अपने रूम में चले गए। आई वॉज क्वाइट सैड, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बट माई मूड क्विकली चेंज्ड जब मेरी दादी ने मुझसे कहा कि वो मुझे खूब सारी स्टोरी सुनाएंगी। इट जस्ट टेक्स दिस मच टू मेक अ चाइल्ड हैप्पी। मेरे दादी ने मेरा सर अपनी गोद में रखकर मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया था, और मैं कहानी सुनते सुनते कब सो गई थी मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मेरे फेस पर सूरज की तेज़ रोशनी पड़ रही थी। मुझे लगा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में लगी हुई विंडो से सनलाइट आ रही होगी, लेकिन जब मेरी आंखें उस लाइट से थोड़ा एडजस्ट हुई तब मुझे पता चला कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में नहीं बल्कि एक रेलवे स्टेशन के बीच पर बैठी हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो अपनी दादी के पास सोई थी। क्या ये एक सपना है? ऐसे हज़ारों सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। आई वॉज पैनिकिंग एंड स्लैपिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन इन होप्स कि मैं खुद को जगा सकूं, बट मेरी नींद नहीं खुल रही थी। आई वॉज ट्रैप्ड इन माई ड्रीम। मैंने खुद को शांत करके अपनी सराउंडिंग को नोटिस किया, एंड द वियर्ड थिंग वॉज कि ये रेलवे स्टेशन ओल्ड ब्रिटिश एरा का लग रहा था, जैसे कि 1960s से 1970s तक हुआ करता था। वो प्लेटफॉर्म ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर बना हुआ था। वहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉक टावर भी था, लेकिन मुझे उस टावर की घड़ी में कोई टाइम नहीं दिख रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ क्लॉक विद नो हैंड्स। जब मैंने खुद को नोटिस किया तो आई वॉज वेयरिंग अ सूट विद अ कोट ओवर इट। मेरे पास कुछ लगेज भी था, और पता नहीं क्यों बट मैं खुद को ग्रोन अप महसूस कर सकती थी। आई वॉज इन अ बॉडी ऑफ एन अडल्ट लेडी, जैसे कि ये मेरा फ्यूचर सेल्फ हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता था कि मैं एक ड्रीम में हूँ, लेकिन सब कुछ क्रीपीली एकदम रियल जैसा था। आई गॉट अप फ्रॉम द बेंच एंड मैं थोड़ा आगे की तरफ गई। पूरे प्लेटफॉर्म पर एक वियर्ड फॉग था, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म का कोई एंड नज़र नहीं आ रहा था। एज इफ दिस प्लेटफॉर्म वॉज एंडलेस। वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल बर्ड। वहाँ इतनी शांति थी कि इवन विंड की साउंड भी मुझे सुनाई दे रही थी, और हवा का हर एक झोंका यूज्ड टू सेंड शिवर्स डाउन माई स्पाइन। मैंने एक बार फिर उस क्लॉक टावर की तरफ देखा, एंड नाउ आई कुड सी द हैंड्स ऑफ इट। उसमें ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे, एंड कुछ ही सेकंड में बोथ द क्लॉक हैंड्स ओवरलैप्ड ईच अदर। वो साउंड इतना तेज था कि मेरे ईयर्स कवर करने के बाद भी मुझे वो उतना ही लाउडली सुनाई दे रहा था। आई स्टिल रिमेंबर द साउंड, और शायद मैं उसे कभी भुला ही ना पाऊँ। बट अब मैं दूर से आती हुई एक ट्रेन की आवाज़ सुन पा रही थी। कुछ ही देर में क्लॉक का साउंड आना बंद हो गया, और मैंने अपना लगेज उठाकर वहीं प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के इंतज़ार में खड़ी हो गई। नाउ आई कुड सी अ ब्लैक कलर्ड ट्रेन मूविंग क्लोजर टू मी। वो ट्रेन भी ब्रिटिश एरा की थी, और उससे बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक निकल रहा था। मैं वहीं खड़ी रही, एंड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग स्लोली, एंड इट फाइनली स्टॉप्ड एट द स्टेशन। लेकिन उस प्लेटफॉर्म की तरह उस ट्रेन में भी कोई नहीं बैठा था। इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। मैंने अपना लगेज उठाया, एंड आई वॉज अबाउट टू हॉप ऑन द ट्रेन, बट तभी सडनली दूसरे कंपार्टमेंट से एक ओल्ड लेडी बाहर निकल गई। उन्होंने एग्जैक्टली मेरे जैसे ही क्लोथ पहने हुए थे, सेम सूट, सेम कोट, विच वॉज इवन द सेम कलर एज माइन। द ओनली थिंग जो हम दोनों में अलग थी वो थी एक हैट। उस लेडी ने एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी हुई थी, विच वॉज कवरिंग हर होल फेस।
वो अपने कंपार्टमेंट से उतरने के बाद वहीं खड़ी रही। उनका फेस दूसरी तरफ था, जैसे वो किसी का वेट कर रही हों। आई वॉकड अप टू हर, लेकिन उनके पास तक जाने के बाद भी उन्होंने अपना फेस मेरी तरफ टर्न नहीं किया। इवन दो मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ जाती है या मुझे कहाँ जाना है, बट आई स्टिल आस्क्ड हर, क्या ये ट्रेन मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक ले जा सकती है? मुझे ये तो नहीं याद कि मैंने किस जगह का नाम लिया था, पर मुझे इतना याद है कि उसने धीरे से अपना हेड टर्न किया और नीचे की तरफ देखने लगी। मुझे अभी भी उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था, बट शी ओनली नॉडेड हर हेड इन एग्रीमेंट विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। और इतना करते ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और अपने कंपार्टमेंट की तरफ मुड़ गई। मैं थोड़ा आगे चली, बट फॉर सम रीज़न मुझे अब मेरा कंपार्टमेंट काफ़ी दूर लगने लगा था। मैं कुछ कदम आगे चली, लेकिन तब ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई और भी है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था, और उन लेडी को भी मैंने बाहर की तरफ जाते हुए देखा था। मैं बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ती रही, और मेरा कंपार्टमेंट जैसे मुझसे दूर और दूर होता जा रहा था। मैं अपनी स्पीड और थोड़ी तेज़ करने लगी, लेकिन मेरे पीछे चल रहे फुटस्टेप्स अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे, और वो भी तेज़ होते जा रहे थे। फाइनली आई स्टॉप्ड, और मेरे रुकते ही वो फुटस्टेप्स भी रुक गए थे। मैं पीछे देखना चाहती थी, बट पता नहीं क्यों मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं हो। आई वॉज फीलिंग काइंड ऑफ सफोकेटेड, लेकिन तभी मुझे मेरे शोल्डर पर एक कोल्ड ब्रेथ महसूस हुई। मुझे अपने एयर के पीछे किसी के होने का एहसास हो रहा था। एंड देन अ क्रीपी वॉइस विस्पर्ड इन माई एयर, मेरे हाथ में जो भी लगेज था वो वहीं गिर गया, और मैं बिना कुछ सोचे समझे बस वहाँ से भागने लगी। लेकिन वो स्टेशन मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं बस भागती रही, और वो फुटस्टेप्स मेरा पीछा करते रहे। आई कुडंट इवन स्क्रीम। मैं चाहती थी कि मैं चिल्ला सकूं, किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला सकूं, बट मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सो आई जस्ट केप्ट ऑन रनिंग। भागते भागते मुझे आगे एक लैम्प पोस्ट दिखाई दे रहा था, जिसका लाइट बल्ब फ्लिकर कर रहा था। उसकी फ्लिकरिंग लाइट में आई कुड ऑलमोस्ट सी समवन स्टैंडिंग देयर, जिसे शायद मैं जानती थी। मैं भागकर उस लैम्प पोस्ट के पास गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे ही मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और वो मेरे पास आ चुका था, मैं तभी थोड़ा सा साइड हट गई, और वो सीधा लैम्प पोस्ट से टकरा गया। मैं फाइनली देख सकती थी कि मेरे पीछे कौन था, एंड इट वॉज द सेम लेडी जिससे मैंने बात करी थी। लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से स्टेशन के बाहर जाते हुए देखा था, तो फिर वो कैसे मेरे पीछे आ सकती है? बहुत सारे सवाल, पर मेरे एक भी सवाल का जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। वो लेडी वहीं गिर गई, और उसके पूरे चेहरे पर ब्लड ड्रिप कर रहा था, और वही सेम खून मेरे चेहरे पर भी गिर गया। मैंने अपने फेस को टच किया, और मेरा पूरा हाथ खून से कवर हो चुका था। मुझे अपनी लाइफ में पहली बार खून को देखकर डर लग रहा था, एंड आई स्टार्टेड शेकिंग। वो लेडी अभी भी कंटिन्यूसली मेरी तरफ देख रही थी। उसका फेस अब कवर्ड नहीं था, लेकिन मुझे उसका फेस याद नहीं है। ऑल आई कुड रिमेंबर वॉज कि उसका फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। हर आइज वर पॉपिंग आउट, बट जिस चीज़ ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था, दैट वॉज हर क्रिकेट स्माइल। वो मेरी तरफ देखकर बस हंस रही थी। एंड जस्ट इन अ ब्लिंक ऑफ आई शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। वो चीखें इतनी डरावनी और दर्दनाक थी कि आज भी वो मेरे कानों में गूंजती है। शी वॉज नाउ क्राइंग विद पेन। तभी मैंने नोटिस किया कि उस लेडी के स्टमक एरिया पर अपने आप ही कट मार्क्स अपेयर हो रहे थे, एज इफ कोई उसकी स्किन को चाकू से स्लाइस कर रहा हो। मैं वहाँ से हटना चाहती थी, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। इवन माई आइज वर फिक्सेटेड ऑन हर। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी, और मैं बस वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। ये सब कुछ मिनट्स तक ऐसे ही चलता रहा,
और मैं ना चाहकर भी सब देखती रही। फिर वो लेडी एक लास्ट टाइम चिल्लाई एंड द होल स्टेशन वेंट साइलेंट अगेन। अब वो मर चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। मेरे सामने उस लेडी की बॉडी थी और मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट अब मैं फाइनली वहाँ से मूव कर पा रही थी। आई स्टार्टेड पैनिकिंग और मैं बस इधर उधर देख रही थी। तभी माई आईज सडनली फेल्ट ऑन माई राइट हैंड। मेरे हाथ में एक चाकू था जिसमें खून लगा हुआ था। मेरा पूरा शरीर अब नम हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चाकू आखिर मेरे हाथ में आया कहाँ से। क्या इस औरत को मैंने मारा था? बट ऐसा हो कैसे सकता है? माई हैंड स्टार्टेड शेकिंग और वो नाइफ मेरे हाथ से नीचे गिर गया। सडनली माई आईज फेल ऑन द लेडी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और तभी हर नेक स्टार्टेड टिल्टिंग विद अ क्रैकिंग साउंड और उनके फेस पर वही क्रीपी स्माइल वापस आ गई थी। ये देखकर मेरी चीख निकल गई एंड फाइनली माई आईज ओपन। मैं रियल वर्ल्ड में असली ज़िंदगी में वापस आ चुकी थी। आई वॉज बैक इन माई बॉडी एंड इट वॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स रूम। मेरी नज़र सामने लगी घड़ी पर पड़ी जिसमें अभी शार्प 12 बज रहे थे। आई couldn't बिलीव माई आइज। मुझे सोए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, शायद 30 से 40 मिनट, बट दैट ड्रीम फेल्ट लाइक एन इटर्निटी। मेरी चीख सुनकर मेरे दादा दादी उठ गए थे और मेरे पेरेंट्स भी अपने रूम से आ गए थे वहाँ। आई वॉज ब्रीदिंग हेविली। सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या, लेकिन कुछ मिनट तक मेरी आवाज़ नहीं निकली और मैं बुरी तरह से कांपती रही। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा शांत हुई तभी मैंने सबको सच बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन इट ऑलमोस्ट फेल्ट टू रियल। मेरे दादाजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और पैरानॉर्मल स्टफ में भी उन्हें थोड़ा नॉलेज था। उन्हें लगा कि शायद मुझे किसी ईवल स्पिरिट ने अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा ड्रीम आया था। उन्होंने सबको समझाया कि वो कल सुबह होते ही ये सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे दादाजी ने पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए थे जिनके बारे में मेरी दादी स्टोरी सुनाया करती थी। इसीलिए सब काम डाउन हो गए और सोने के लिए चले गए, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। अब आंख बंद करते ही मुझे वो सब कुछ दोबारा दिखने लगा था। मैं पूरी रात बस अपनी दादी के पास उन्हें पकड़कर लेटी रही और सुबह होने का वेट करती रही। सुबह 5 बजते ही मेरे दादाजी कुछ सामान लेने के लिए बाहर चले गए। मुझे याद तो नहीं कि वो क्या सामान लेकर आए थे, लेकिन वापस आते ही उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने को बोला और कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उनका यह पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए चला और जैसे जैसे वो मन पढ़ते रहे वैसे वैसे मुझे रिलीफ महसूस होता रहा। मेरी पूरी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो गए थे। मुझे अब डर भी नहीं लग रहा था और बहुत काम सा फील हो रहा था, जिसकी वजह से अब मुझे नींद आने लगी थी। क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी, इसलिए मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो रही थी। मेरी दादी जी ने मुझे थोड़ी देर सोने के लिए बोला सो दैट माई बॉडी कुड फुल्ली रिलैक्स। जब मैं सोकर उठी तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। मैं अच्छे से सो भी गई थी और मुझे दोबारा कोई सपना भी नहीं आया। मेरे पास मेरी मम्मी और दादी बैठे हुए थे। दे वर वरीड अबाउट मी, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। आई वॉज स्वेटिंग अ बिट, इसलिए मैंने शावर लेने का सोचा। बाथरूम में जाकर जैसे ही मेरी नज़र सामने लगे मिरर पर पड़ी तो मैंने जो देखा उसे देखकर आई जस्ट फ्रोज इन माई प्लेस। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मेरे पूरे स्टमक पर कट मार्क्स थे, वही सेम मार्क्स जो कि लास्ट नाइट मेरे ड्रीम्स में उस लेडी के स्टमक पर थे। मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था और ना ही वो कोई फ्रेश कट्स थे। वो हील्ड कट्स जैसे मार्क्स लग रहे थे। मैंने क्विकली अपने क्लोथ्स वापस पहन लिए और मैं बाथरूम से बाहर भागी अपनी मम्मी और दादी को वो मार्क्स दिखाने के लिए। वो भी ये चीज़ देखकर शॉक थे। माई मदर कॉल माई फादर इमीडिएटली एंड इवन मेरे दादाजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे पापा घर आने के बाद इमीडिएटली मुझे डॉक्टर्स के पास ले गए, बट नो वन कुड टेल द रीज़न बिहाइंड दोज मार्क्स। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन हमें कभी भी उन मार्क्स का रीज़न पता नहीं चला।
नो मेडिसिन्स, नथिंग वर्कड ऑन देम। और आज तक मेरी बॉडी पर वो निशान हैं इन द एग्जैक्ट सेम कंडीशन जैसे वो इतने सालों पहले थे। और आज तक मेरे पास या हम में से किसी के पास भी इन चीज़ों का आंसर नहीं है। उस रात के बाद से मुझे ऐसा कोई ड्रीम कभी दोबारा नहीं आया। माई लाइफ मूव्ड ऑन, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं जानना चाहती हूँ। क्या मेरे उस ड्रीम का कोई मतलब था? और वॉज इट ट्राइंग टू वार्न मी अबाउट माई फ्यूचर? Well, that was it for this video and I hope तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। Once more again guys, please don't follow any Instagram accounts that have my name, ठीक है? Again, until unless they come from me, क्योंकि मैंने एक और अकाउंट बनाया है जो थोड़ा सीक्रेट में है अभी। सो अगर तुम्हें मिलता है तो गुड, अगर नहीं मिलता है तो डोंट फॉलो एनी अदर अकाउंट्स। एंड विद दैट आई होप यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।